एक मुहिम शुरू किया है। उस मुहिम का बुनियादी मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, उस मुहिम पर काम करना क्यों जरूरी है, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन तमाम मौजू पे आज के इस मीटिंग के जरिए, मिनी तरबियती कैंप के जरिए हम आप लोगों के दरमियान अपनी बातें शेयर करने के लिए अलग अलग स्टेट में लगातार मुसलसल तौर पे सफर कर रहे हैं। अभी मेरा 16 सूबे का सफर है। ये 26 जनवरी से शुरू हुआ गुजरात से, और उसके बाद मेरा महाराष्ट्र आना हुआ, औरंगाबाद में प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। तो अलग अलग स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम हैं। वनडे मिनी तरबियती कैंप के प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को बनाने के पीछे बुनियादी मकसद क्या है, सोच क्या है, हम मुसलमानों की हजारों की तादाद में तंजीमें होने के बावजूद एक नई तंजीम वजूद में लाने की क्या जरूरत है। तो ये बातें बेहद अहम और गंभीर हैं, और हम ऐसा कह सकते हैं कि मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं, उस हालात से ऐसा नहीं है कि हमारे कौम के लोग नावाकिफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही चंद लोग जो इस मीटिंग हॉल में बैठे हैं, हमारे अंदर ही इस हालात को बदलने की सोच है, फिक्र है, जज्बा है। ऐसा नहीं। हमारे कौम में वो तमाम लोग जो अलग अलग भारत के हिस्सों में रह रहे हैं, अलग अलग कस्बों में, शहरों में रह रहे हैं, और चाहे वो क्यों न खामोश ही क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं इस हालात को बदलने की उनके दिलों में एक कशिश है, एक हलचल है, एक सोच है। लेकिन ये जो सोच और फिक्र है, ये अलग अलग कस्बों में है, अलग अलग सूबे में है, भारत के अलग अलग हिस्सों में है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे इंसानों के ज़हन में है। इस सोच और फिक्र के लोगों को अगर हम मुत्तहिद कर दें, एकजुट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो एक बड़ी ताकत पैदा कर सकते हैं, और बगैर ताकत के किसी भी सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। तो इस ताकत को हासिल करने के लिए, एक सोच फिक्र के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए हमें अलग से कोई रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने जिस बात की हिदायत हमें दी है, हमारे दीन ने जिस बात की हमें नसीहत दी है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लेकर हम कोशिश करें, जद्दोजहद करें, और उनके तालिबात के बुनियादी मकसद को लेकर अगर सफर करें, तो हम तमाम एक सोच और फिक्र के लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कौम के अंदर जो तब्दीली आएगी, जो बदलाव आएगा, वो नजरियात से आएगा, विचार से आएगा। लेकिन सिस्टम के अंदर अगर हम तब्दीली चाहते हैं, सिस्टम के अंदर बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो वो बगैर ताकत के मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की अगर हम तारीखें उठा के पढ़े, उन तारीखों को अगर हम अपने कौम के रोशनी में लाए, अपने कौम के लोगों के दरमियान लाए, और उन तारीखों की तरबियती कैंप चलाकर अगर उनके बीच में बाकायदा ट्रेनिंग दे, समझ पैदा करे, तो इस हालात से हम बेहद कम वक्त में अपने कौम को और भारत के तमाम मजलूम आवाम को निकाल सकते हैं, और इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, इस सिस्टम को बदल सकते हैं, जो सिस्टम आज इस देश की एक बड़ी मेजॉरिटी यानी ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार ये सिस्टम ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी की एक बड़ी मेजॉरिटी है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान पहुंचाने के पीछे एक
प्लानिंग है, एक एजेंडा है। एजेंडे के पीछे एजेंडे को जमीनी सतह पे अमल में लाने के लिए एक खास किस्म की आइडियोलॉजी और खास किस्म के प्लेटफॉर्म के जरिए ये जमीनी सतह पे लगातार ले जाने की जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले, साजिशें करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सिस्टम को लेकर पूरे डिग्निटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हमें विरासत में हमारे दीन ने ईमानदारी के साथ मजलूमों की हिमायत करने, मजलूमों को बेदार करने, मजलूमों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने, इंसानों को, बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने की हिदायत और तालीमात का एक बड़ा जखीरा हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम आज भारत में विवश है, लाचार है, मजबूर है, मायूसी के शिकार है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात है, उस तालीमात को हम आम आवाम तक ले जाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और उसके जरिए अगर हम कोशिश करें, सफर करें, तो भारत में आज एक बड़ी जो आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी की, उस आबादी का जहनसाजी करके, ब्रेनवॉश करके आरएसएस के लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया, कंट्रडिक्शन पैदा किया, गलतफहमियां पैदा किया। और उनकी पैदा की गई गलतफहमियों की वजह से आज भारत की एक बड़ी आबादी ओबीसी, एससी, एसटी की इस्लाम और मुसलमानों के मुखालफत में खड़ी होती हुई आपको नजर आती है, दंगे और फसादात में इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। तो इस्तेमाल होने वाले लोग नहीं उसके पीछे गुनाहगार हैं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने वाले लोग सबसे ज्यादा गुनाहगार है। और वो गुनाहगार लोग कोई और नहीं है, भारत में वो खास किस्म की जो नजरियात है नफरतवादी, और नफरतवादी नजरियात की एक जो फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट भारत के अलग अलग हिस्सों में नफरत की गंदगी लगातार फैलाने की मुहिम चला रखे हैं। तो उसका एक हमें खासतौर से उसके बुनियादी एजेंडे को जानने की जरूरत है, और जानने के बाद हमें काउंटर प्लान तैयार करने की जरूरत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए हमारा बुनियादी मकसद है कि भारत की एक बड़ी आबादी जो मजलूम आबादी है उसके अंदर तालीम पैदा करना। तालीम का मतलब एकेडमिक एजुकेशन और तमाम जो है हमारे मकतब और मदरसे के दरमियान जो तालीम दी जा रही है वो तालीम नहीं पैदा करना, बल्कि इस बुनियाद पर समझ पैदा करना कि भारत में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन अपना है कौन पराया है, ये समझ पैदा करना। और हमारे बुजुर्गों की तारीख क्या रही है, हमारे बुजुर्गों की नसीहतें क्या रही है, ये समझ पैदा करने के पीछे मकसद है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे भारत में तरबियती कैंप के जरिए इस तरह की तालीमी बुनियादी बातें समझ पैदा करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तालीम के लिए, तहजीब के लिए और तहरीक के लिए और कौम की तरक्की के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हम मुसलमानों का समाजी तंजीम है, ये सियासी तंजीम नहीं। हमारे कौम के लोग अलग अलग राजनीतिक संगठनों में अलग अलग सियासी तंजीमों का हिस्सा है, अलग अलग समाजी तंजीमों का भी हिस्सा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा समाजी तंजीम है, और समाज के अंदर जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सफर कर रहे हैं उस मुद्दे को अगर आप तक एक पर्चा पहुंचा होगा तो अभी हम लोग 8 मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इन 8 एजेंडों पे काम कर रहे हैं। इन 8 एजेंडों पे काम करने के लिए हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। जिस सोच और फिक्र और नजरियात की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सोच और फिक्र और नजरियात की वजह से आज भारत में एक जो बड़ी आबादी
आबादी है, ईमान, इत्तेहाद, मसावात की मानने वाली उस आबादी के खिलाफ आज से नहीं 14 अगस्त 1947 के पहले से कॉन्फ्रेंसी करने की शुरुआत की गई, साजिशें शुरू की गई। वो साजिशें शुरू करने के पीछे उनका बुनियादी मकसद था, बुनियादी एजेंडा था कि भारत में इंसाफ का निजाम कायम होकर रहेगा। ये बात दुश्मन ताकतें जानती थी और भारत की 3.5% यहूद ताकतें जानती थी। इसलिए भारत को उन्होंने तोड़ने के लिए, तकसीम करने के लिए एक बड़ा मैकेनिज्म तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया। और वक्त दर वक्त हम ऐसा देख सकते हैं तारीख के पन्नों को पलटकर कि भारत को एक बार नहीं तोड़ा गया, वक्त दर वक्त कई बार तोड़ा गया। कभी अफगानिस्तान तोड़ा गया, कभी तिब्बत, कभी म्यांमार, कभी भूटान, कभी बर्मा, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया? भारत को एक बार नहीं तोड़ा गया, वक्त दर वक्त कई बार तोड़ा गया। अमेजिंग करिए कि काश भारत को अगर तोड़ा नहीं गया होता, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का सेंटर भारत होता। दुनिया की यहूद ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया में घुसपैठ करके उसको खत्म किया। खत्म करने के बाद उन्होंने देखा कि दुनिया में इंसाफ और इंसानियत की एक बड़ी ताकत भारत की सरजमी पे पैदा हो सकती है। सल्तनत उस्मानिया से भी बड़ी ताकत भारत में पैदा हो सकती है। ये बात जानते थे यहूदी, इसलिए भारत को तोड़ने के पीछे जो कॉन्फ्रेंसी की जा रही थी, साजिश की जा रही थी, वो भारत के ही 3.5% यहूदी नस्ल के लोग नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सारे यहूदी लोगों ने ये कोशिश की। इसलिए भारत को तोड़ करके इंसानियत का सबसे बड़ा जो सेंटर भारत बनने वाला था, उसको रोकने का काम किया। जो लोग 57 साल तक रूलिंग पार्टी रहे, आपके छत्तीसगढ़ में अभी रूलिंग पार्टी है, वो जानते थे कि भारत को अगर तोड़ा नहीं गया, और उस रूलिंग पार्टी के रेस के लोग, नस्ल के लोग जानते थे कि भारत को अगर तोड़ा नहीं गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत अगर एक होता तो भारत में 37% मुस्लिम आबादी होती, और मुस्लिम आबादी बेदार थी। आज के मुकाबले 33% ज्यादा तालीम याफ्ता लोग थे, 33 गुना ज्यादा समझदार थे। गुलाम भारत में मुसलमान हम ऐसा कर सकते हैं, इसके दस्तावेजी आंकड़े हैं। अगर 33% ज्यादा आप तालीम याफ्ता और समझदार कौम नहीं होते तो ब्रिटिश हुकूमत की नौकरियों में 33% आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं होती। ये बातें जानते थे, इसलिए उन्होंने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भारत के मुस्तकबिल को बना सकते थे, भारत के वजूद को बचा सकते थे, भारत में सभी तरह के गैर बराबरी के निजाम को खत्म कर सकते थे, ये बातें दुनिया के गैर बराबरी की मानने वाली वो 3.5% नस्ल के लोग जानते थे कि हम तब तक अपने मसूबे में भारत में कामयाब नहीं हो सकते जब तक भारत में मुसलमानों की क़यादत रहेगी, मुसलमानों का एक समझदार और बेदार तबका रहेगा, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहेगी, तो हम जुल्म के खिलाफ या जुल्म का निजाम भारत में कायम नहीं कर सकते। ये जानते थे वो। क्यों जानते थे? हमारे लोग तारीखें पढ़ना बंद कर दिए हैं, हमारे लोग तारीख का ये भी नहीं जानते, लेकिन वो हमारी और हमारे बुजुर्गों की तारीखों को ढूंढ कर पढ़ते हैं, उनके किरदार को पढ़ते हैं, उनके जद्दोजहद को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद
बाद वो काउंटर प्लान तैयार करते हैं। किया उन्होंने, जैसे अभी रोशनी डाल रहे थे हमारे सीसी मेंबर संजय बोरकर साहब, छत्रपति शिवाजी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? अगर ये सिलेबस बनाकर अगर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमानों का रिश्ता क्या है, पूरे भारत में अगर चर्चा करें तो जो लोग आइकॉन बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे, ऐसा आरएसएस के लोग पूरे भारत में प्रेजेंट किए। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के अगर मुखालिफ होते तो उनकी सेना में, उनके प्रशासन में, उनके सिस्टम में 33% से ज्यादा मुस्लिम सैनिक और सिपह सलार नहीं होते। दूसरी चीज, ये बात गौर करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल की बात गौर करने की जरूरत है। मुगल थे, मुगल हुक्मरान थे। अगर मुगल मुसलमान होते, इस्लाम के बुनियादी उसूलों को अगर अमल में लाते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की तरफ से 33% से ज्यादा मुस्लिम सैनिक उनकी सेना में शामिल होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ते? मेरा सवाल है। मुगल थे, मुगल एक रेस थी, बाबर से शुरू हुई, बहादुर शाह जफर पे खत्म हो गई। जैसे आर्य विदेशी थे वैसे मुगल विदेशी थे, जैसे आर्य विदेशी है वैसे मुगल विदेशी थे। उनके आने और खत्म होने और जाने की भी तारीख है। ये बात मुसलमानों को खास तौर से गहराई से समझने की जरूरत है।